1971 मैंने लॉ पास किया। वकील बनने की 1% इच्छा नहीं थी। पिताजी मार ठोक कर वकालत में ले आए, वकालत शुरू की। तब चूंकि मेरी मर्जी के खिलाफ था सब कुछ, तो आई वॉज एक्टिंग इन ए वेरी शैबी मैनर। रस्ते चलते बदतमीजी करना, सीनियर्स को टल्ला मार देना, किसी को कुछ भी कह देना, चलता रहा। पिताजी को भरोसा था कि ये शायद सुधर जाए। एक दिन सारे सीनियर वकीलों ने कहा मेरे फादर से कि गर्ग साहब, रमेश में वकील बनने का एक भी गुण नहीं है। ये यदि कुछ और करना चाहता है तो इसको करवा दो। Why spoil his life? फादर भी थक चुके थे कि इसको क्या करें भाई। मुझसे कहा कि रमेश, लोग ऐसा कहते हैं। पहली बार मेरे अहंकार को ठेस पहुंची। विद ब्रूज्ड फीलिंग एंड ब्लीडिंग ईगो, मैं अगले दिन कोर्ट गया। सारे सीनियर वकीलों से मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा, मैं रमेश गर्ग आपको ये वचन देता हूं कि ये जो ऊपर की कुर्सी है, इस पर मैं एक दिन बैठूंगा। और रोज भगवान को एक अगरबत्ती और दीपक लगाऊंगा कि जब तक मैं जज न बन जाऊं आप जिंदा रहें। माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री रमेश गर्ग सर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश असोम उच्च न्यायालय। परमादरणीय श्री रमेश गर्ग सर। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित चयनित न्यायाधीशगण, उनके पेरेंट्स, पढ़ने वाले छात्र और ऐसे लोग जो चयनित नहीं हुए, उन सभी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप जिस सिस्टम से जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, वो सिस्टम इस देश का अपने आप में एक अनूठा सिस्टम है। कभी भी कहीं भी किसी को भी न्याय के लिए गुहार लगाना हो तो वो सबसे पहले न्यायालय की तरफ आता है। जो जज बन चुके हैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी अनुभूतियां, इसके साथ ही आपका कानून का ज्ञान, आपका विवेकाधिकार, ये जब एक साथ सब मिलता है तब न्याय होता है। विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस, कानून और इंसाफ, ये दो अलग अलग बातें हैं। कानून किताबों में लिखा है, न्याय एक न्यायाधीश करता है। मैं जुडिशियल ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का, जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का 2.5 साल तक चेयरमैन रहा। आने वाले हर बैच को आप भी जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे। आने वाले हर बैच को पहला सवाल पूछता था कि एक मां ने भूखे बच्चे को भूख मिटाने के लिए दूध चुराया, एक पिता ने
बच्चे के एग्जाम फीस भरने को पैसा चुराया, एक शराबी ने शराब पीने को पैसा चुराया। आपको अधिकार है कानून में डांट फटकार से लेकर 7 साल तक की सजा देने का। क्या करेंगे? सभी को 7 साल की सजा? सभी गर्दन सुनने वाले ट्रेनिंग वालों की नामें हिलती थी। क्या सभी को डांट फटकार कर छोड़ देंगे? तब भी गर्दन नामें हिलती थी। मैंने कहा मैं एक जज के नाते मां को डांट फटकार कर छोड़ दूंगा कि बच्चे को पैदा किया है, मेहनत कर, चोरी के दूध से पालेगी तो वो चोर बनेगा, आगे से ऐसा मत करना। पिता को मैं दंड दूंगा कि जितना पैसा चुराया उतना जमा कर दे और वो पैसा जमा होने के बाद फरियादी को दे दिया जाए। और जो शराबी है उसको 6 महीने की सजा दूंगा। सभी ट्रेनिंग वालों की गर्दन हाँ में हिलती थी। जो मैंने किया वो कानून में ठीक था और न्याय की दृष्टि से भी ठीक था। आप जब न्याय करें तो परिस्थितियों को देखें कि किन परिस्थितियों में किन कारणों से कोई अपराध हुआ है। हमारे यहां तो कहते हैं कि मां के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता, उसे सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं। एक और चीज, किसी भी न्यायाधीश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि सत्य क्या है। सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा। हम ये तय करते हैं कि जो सामने है उसमें सत्य क्या है। यदि हमें मालूम है सत्य क्या है और उसके बाद जो हमारे सामने एविडेंस आता है वो इसके खिलाफ है तो हम क्या करेंगे? हमारा व्यक्तिगत ज्ञान हम नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, जिस तरफ से आप देखेंगे दोनों बातें सत्य हैं। मैंने नीचे से देखा, पानी दिखा, आधा भरा है। आपने ऊपर से देखा, खालीपन है, आधा खाली है। आपकी अदालत का फैसला कि आधा भरा गिलास है, अपील में गया, अपील कोर्ट ने उसको ऊपर से देखा, नहीं नहीं गलत है, आधा खाली है। हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, आधा भरा है। ये सब समस्याएं चलती रहती हैं क्योंकि किसी भी न्यायाधीश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि सत्य क्या है। हमारे सामने जो दिख रहा है वो सत्य है क्या? ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, इसके पीछे का सत्य ये है कि ग्लास बड़ा है और पानी कम है। हम या हमारे सामने ये मुद्दा कभी नहीं आता है कि ग्लास बड़ा है और पानी कम है। यदि दोनों पक्ष इस बात को मान लें तो फिर विवाद की कोई स्थिति ही नहीं बचेगी। आप नए जजेस बनेंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे। मैं सीधा हाई कोर्ट में जज बना था, लेकिन मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने वकालत की 22 साल तक। कभी भी किसी भी वकील से अननेसेसरीली मत उलझिएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, कि हम जजेस का एसोसिएशन ऐसे किसी जज को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। जब बार एसोसिएशन स्ट्राइक कर देता है, उस जज का बायकॉट कर देता है, तो वो जज बेचारा अछूत हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं। ट्रांसफर किसका होता है? जज का।
जैसे ही जज का ट्रांसफर इंदौर से धार हुआ तो उसकी ये बदनामी कि इसका ट्रांसफर कंप्लेंट्स पे हुआ उसके पहले पहुंच जाता है, और अगली बार उस जज के लिए जीवन में साधारण या असाधारण बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए ये मत कीजिए। जब भी आप फैसले दें तब भी किसी प्रकरण में पर्सनल होकर फैसला मत दीजिए। पति जज है, उसके यहां तलाक का मुकदमा है, तो उसकी कोर्ट में हर महिला गलत है। स्त्री जज है तो उसकी कोर्ट में हर पुरुष गलत है। यह हमारी मानसिकता है। किराएदार जज है तो वो कहेगा कि मकान मालिक बदमाश होता है, मकान मालिक जज है तो वो कहेगा किराएदार बदमाश है। इन परिस्थितियों से ऊंचे उठकर थोड़ा सा ये जानकर देखिए कि एक जज के नाते आपके सामने क्या आया है। ये स्वागत, ये सत्कार आपके कैलिबर, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का नहीं है। ये स्वागत सत्कार इस बात का है कि आपने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ। एट द मोमेंट यू प्रूव योर सेल्फ, एवरीबडी वुड एक्सेप्ट यू, रिकॉग्नाइज यू। और जिंदगी में शेर तो कुछ और है, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी तुम्हारी जजी के इम्तिहान और भी है। जब किसी क्लाइंट के केस में फैसला देते हो तो एक ही फैसले में आप लिख देते हो, आप जज करते हो फैक्ट्स को, और वकील जज करता है उस जज को कि इस जज ने फैसला सही दिया या गलत दिया। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू द ब्रीफ, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योर जजमेंट। फ्रेंड्स, 1971 में इतना सुनाने के पहले त्रिपाठी साहब ने कह दिया था कि भाई कितनी देर तक बोलना है। मैं उनसे एक बात कहूंगा, वकील था, घंटों बहस करता था, जज बना, घंटों बहस सुनता था, और हर बार मैं कहता हूं कि अब मेरा मौका है, मुझे भी तो सुनिए। आप कहेंगे तो 5 मिनट में बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे तो बोलता रहूंगा। आज सुनना आपका उत्तरदायित्व है और बोलना मेरा अधिकार है। दोस्तों, 1971 मैंने लॉ पास किया। वकील बनने की 1% इच्छा नहीं थी। पिताजी मार ठोक कर वकालत में ले आए, वकालत शुरू की। तब चूंकि मेरी मर्जी के खिलाफ था सब कुछ, तो आई वॉज एक्टिंग इन ए वेरी शैबी मैनर। रास्ते चलते बदतमीजी करना, सीनियर्स को टल्ला मार देना, किसी को कुछ भी कह देना, चलता रहा। पिताजी को भरोसा था कि ये शायद सुधर जाए। एक दिन सारे सीनियर वकीलों ने कहा मेरे फादर से कि गर्ग साहब, रमेश में वकील बनने का एक भी गुण नहीं है, ये यदि कुछ और करना चाहता है तो इसको करवा दो। Why spoil his life? फादर भी थक चुके थे कि इसको क्या करें भाई। मुझसे कहा कि रमेश, लोग ऐसा कहते हैं। पहली बार मेरे अहंकार को ठेस पहुंची। विद ब्रूज्ड फीलिंग एंड ब्लीडिंग ईगो,
मैं अगले दिन कोर्ट गया, सारे सीनियर वकीलों से मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा, मैं रमेश गर्ग आपको ये वचन देता हूं कि ये जो ऊपर की कुर्सी है, इस पर मैं एक दिन बैठूंगा। और रोज भगवान को एक अगरबत्ती और दीपक लगाऊंगा कि जब तक मैं जज ना बन जाऊं, आप जिंदा रहें। सभी ने बड़ी मजाक उड़ाई। मैंने इंदौर छोड़ दिया, पास में ही मऊ है, वहां चला गया। 2 साल तक ट्रायल कोर्ट का वर्क किया। जाने के पहले लोग कहते थे कि रमेश इज ए हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, ही कॉजेज ब्रूजेस एंड स्क्रैचेस अननेसेसरीली। 2 साल बाद लौट कर आया। किसी ने एक सीनियर से पूछा, व्हाट इज रमेश? बोले, ही कंटिन्यूज टू बी a bad person, but now he is a sharp cutting object. अब ये स्क्रैचेस और कंट्यूजन्स नहीं देता है, अब ये धारदार तलवार से मारता है। वक्त के साथ साथ 94 में मैं हाई कोर्ट का जज बना। उसके पहले का एक किस्सा और सुना दूं, छोटा सा। मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, मिस्टर जस्टिस बीएम गुप्ता। सिविल जज के लिए उन्होंने कहा, ये बात मैं उन सबको कह रहा हूं जो चयनित नहीं हुए हैं। बोले, रमेश अपन दोनों मिलकर सिविल जज का एग्जाम देंगे। 1971। मैंने कहा, उससे क्या होगा? बोले, पावर है, पैसा है, इज्जत है, हमारे घर परिवार को लोग पहचानेंगे। मैंने कहा, यार जज बनना है तो हाईकोर्ट के जज बनेंगे, सिविल जज बन के क्या होगा? 1994 में मैं जज बना। जबलपुर में पोस्टिंग हुआ। 1 महीने बाद चीफ जस्टिस ने मुझे इंदौर बेंच का रोस्टर दिया। हमारे यहां सिस्टम है कि चपरासी पर्दा बहुत तेजी से खोलता है, जज आता है एंड विद इन 5 सेकेंड्स वो चेयर पर बैठ जाता है और सबसे रिक्वेस्ट करता, प्लीज सिट। जब तक जज नहीं बैठेगा तब तक कोई नहीं बैठता है। इज्जत है, सिस्टम है। मैं आया, फॉर 10 सेकेंड्स आई डिड नॉट सिट। 10 सेकंड तक मैं खड़ा रहा। तब एक सीनियर वकील आ गया है और बड़े धीरे से मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए कहा, सर द मैसेज इज कन्वेड। हम समझ गए हैं कि अब हमें आपको वो सम्मान देना है जो हमने आपको पहले नहीं दिया। तो जो चयनित नहीं हुए उनके आगे तो अभी जहां और भी हैं। अच्छा वकील बन सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ जो मिस्टर बीएम गुप्ता थे, 1994 में मेरे जज बनने के बाद मैं जबलपुर से ग्वालियर जा रहा था। मैंने कहा, मैं दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन करके ग्वालियर जाऊंगा। दतिया पहुंचा, सामने बीएम गुप्ता खड़े थे। मैंने कहा, अरे भाई गुप्ता, तुम कैसे? मैं गया उनके पास, उनको गले लगाने, वो थोड़ा सा पीछे हटे। मैंने, क्या हो गया? बोल, सर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज हूं। 94 में मैं जज बना 10 साल, वो 1972 में जज बने 32 साल। आई एम सॉरी, 22 साल। गुप्ता जी 2005 में हाईकोर्ट जज बने, 2009 में रिटायर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहां पर जो चयनित हुए वो भाग्यशाली हैं या जो चयनित नहीं हुए वो भाग्यशाली है। एक साहब ने कहा कि अपने हाथ में लकीर बनाइए।
मैं तो इससे उल्टा कहता हूं कि कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर होती है। अरे जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो तकदीर होती है। तकदीर इस बात से नहीं है कि आपके हाथों में क्या लिखा है, तकदीर इस बात से है कि आपका गोल क्या है, आपने आगे बढ़ने के लिए क्या सोचा है। आप किसी भी जज के नाते जब अपना पावर एक्सरसाइज करें तो लोगों की मदद के लिए एक्सरसाइज करें। मैं जज हूं, ओमनीपोटेंट हूं, ओमनीशिएंट हूं, सर्वज्ञाता हूं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। चाहे वकील हो या जज हो, मेरे सामने जब भी कभी कोई मुकदमे में मुझे बहस करना होती थी, मैं किताब लेके जाता था, पढ़ता था। और हर केस में यदि एक ही मुद्दा है तो हर बार वो ही किताब दिखाता था। जज बनने के बाद यदि किसी एक मुद्दे पर, किसी एक प्रोविजन ऑफ लॉ पे बहस हुई तो मैं किताब से पढ़ता था, और दूसरे तीसरे चौथे मुकदमे में वो ही मुद्दा था तो हर बार किताब उठाता था, क्योंकि मैं ये मानता था कि मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं। आप यदि वकील के नाते मुझे कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आई मस्ट बी ओपन टू योर सजेशन। आपकी बात को मुझे सुनना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बात में मुझे कोई नई बात समझ में आ जाए। मैंने एक फैसला दिया, उस फैसले के बाद में एक एडिशनल सेशंस जज ने मेरे उस फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट को भेज दिया कि सर, दिस फैक्ट जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस गर्ग डिजर्व्स टू बी रेफर्ड टू द लार्जर बेंच। भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, मेरे सामने ही आया हो, मैंने पढ़ा उनका रेफरेंस ऑर्डर और मुझे लगा कि ये जज साहब जो कह रहे हैं ये बात भी ठीक हो सकती है। मैंने उस मुद्दे को लार्जर बेंच को रेफर किया। द लक वुड हैव इट, मेरे व्यू को अपहोल्ड किया, लेकिन इस बात की तसल्ली रही कि मैंने ईमानदारी से काम किया। आपकी परिस्थितियों के विपरीत, आपकी अनुभूतियों के विपरीत यदि कोई तथ्य आता है तो किराएदार और मकान मालिक जज के नाते फैसला मत दीजिए। फैसला दीजिए कि प्रकरण के तथ्य क्या हैं। एक और बात, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द एक्सप्रेशन। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बट दिस वुड गो करेक्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, फॉर ए लर्नड मैन, एजुकेटेड मैन, for a judge. His endeavor should be that not only he is being understood, but there is no scope for misunderstanding. आप जब अपनी बात कहें तो इस तरह से कहें कि अब उसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने राम को नहीं कहा, टोटल डिनायल है। मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं यदि इसको ऐसे कहूं कि मैंने राम को नहीं कहा तो यह क्वालिफाइड डिनायल है। चार शब्दों को यदि हम दो बार दो मतलब में दे सकते हैं तो हमारे सामने तो कानून का अथाह सागर है जिसमें हमको कुछ न कुछ चुन कर लाना है। एक बात और मनमोहन जी के लिए कहूंगा, बड़ा ही मन को मोहित करते हैं। रिटायरमेंट के बाद बादशाह और प्यादा एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। तो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन से अपनी आयु का हिसाब लगा लीजिए कि आपकी एक जज के नाते रिटायरमेंट कब है। लेकिन ये क्या करते हैं, मुझे हर बार बुला लेते हैं
और मुझे एहसास दिलाते हैं कि नहीं, आप आज भी बादशाह हो। तो मनमोहन जी उस डब्बे से बाहर निकालते हैं मुझे, वो चेस बोर्ड पे बादशाह के जैसा बिठा देते हैं। कंट्रोल यही करते हैं सब, आपको भी और मुझे भी। एक और बात, जो चयनित नहीं हुए उनके लिए यदि इच्छा है बनने की तो कठिन परिश्रम, और ऐसा कठिन परिश्रम जिसके अंदर आपके घर वाले ये कहें कि बेटा रात के 3 बज गए, अब तो सो जा। मेहनत कीजिए। जो पत्थर चोट खाने से डरता है उसकी मूर्ति नहीं बनती। जो लोहा आग में जाने से डरता है वो फौलाद नहीं बनता। जो कोयला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता वो हीरा नहीं बनता। तो आपको चोट भी खाना है, आग में भी जाना है, और चारों तरफ का दबाव सहना है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जीएस वर्मा, आप लोगों ने शायद नाम ना सुना हो। ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस ऑफ सिविल जज क्लास 2, फेल हो गए। हाई कोर्ट में वकालत की, हाई कोर्ट जज बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। तो यदि जेएस वर्मा साहब फेल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, तो आप में से तो न जाने कौन कौन चीफ जस्टिस बन सकता है। कीजिए, वो सब कीजिए जो एक वकील के और एक जज के लिए करना है। बधाई आप सभी को, इसलिए नहीं कि आप पास हुए या फेल हुए, इसलिए कि आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझको सुना। और जो चयनित लोग हैं उनको एक और बधाई कि आप अच्छे जज सिद्ध होंगे, क्योंकि आप में सुनने का मादा है। मैं अच्छा बोला या बुरा बोला इससे मतलब नहीं, लेकिन आपने मुझे सुना, और जज की पहली क्वालिटी है कि सुनवाई का पूरा मौका देना। कौटिल्य एकेडमी को धन्यवाद, अच्छे वकील और अच्छे जज बनाने के लिए। मील के पत्थर हैं आप, जो अपनी जगह पर ही खड़े हैं, पर राही को बता देते हैं कि मंजिल कितनी दूर है। आप चौराहे पर लगा वो पथ प्रदर्शक है जो लोगों को बता देता है कि तेरी मंजिल किस ओर है। सही रास्ता, सही दूरी, यही बताना एक अच्छे गुरु का कार्य है। धन्यवाद।